जी नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटेड लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास में इक्वलिट डिवीजन लेमा टॉपिक स्टार्ट करा था, जहां हम सिर्फ डिवीजन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ पाए थे। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके इक्वलिट डिवीजन लेमा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वापिस से कंटिन्यू करेंगे और इक्वलिट डिवीजन लेमा का कंप्लीट मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कहना क्या चाहता है इक्वलिट डिवीजन लेमा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, पहले वो पिछली क्लास को देख लें ताकि आज की क्लास और आने वाली क्लास अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कोई क्लास मिस मत करे, नहीं तो ना आपका सीक्वेंस नहीं बैठेगा क्लास समझने में। आप सिर्फ याद कर पाओगे, क्लासेस को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को समझना है, यदि अच्छे से समझना है तो पिछली क्लास को देखें। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास पिछली क्लास पे डिपेंड करती है, कंप्लीटली डिपेंड करती है। तो पिछली क्लास को जरूर देखें और आज वाली क्लास देखने के बाद ही जो फ्यूचर में आपको क्लास मिलेगी तभी वो देखें। सीक्वेंस मत तोड़ना, क्योंकि हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बेस्ट वे में प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक चीजें दूसरी चीजों से लिंक कैसे करेंगी। ठीक है, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वीडियोस थोड़ी ज्यादा लगे, क्योंकि लिंक बनाने में टाइम लगता है। तो वीडियोज को सीक्वेंस वाइज जरूर देखें। तो टॉपिक का नाम है हमारे इक्वलिट्स डिवीजन लेमा। यहां से हमने कंटिन्यू करना है, क्लास नंबर 3 है हमारी। डिवीजन का मतलब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और डिवीजन की प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ये होती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जो ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिवीजन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ी थी, इन प्रॉपर्टीज को देने वाला इंसान इक्वलिट दादा थे। इक्वलिट दादा ने ही हमें डिवीजन के बारे में ये दो प्रॉपर्टीज बताई। आपको बताने वाला इंसान मैं था, पर दुनिया को बताने वाला इंसान कौन था? इक्वलिट। इक्वलिट ने ही कहा, भाई साहब डिवीजन की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन के बारे में दो प्रॉपर्टीज हमें किसने बताई? इक्वलिट ने। तभी इसे बोला जाता है इक्वलिट्स डिवीजन। तभी इस चीज को क्या बोला जाता है? इक्वलिट्स डिवीजन, क्योंकि इक्वलिट ने ही दी थी। अब तीसरा वर्ड आता है लेमा। अब इस लेमा का मतलब क्या है पहले अलग से पढ़ते हैं, लेमा का मतलब क्या है, फिर इन दोनों के साथ कंबाइन करके देखेंगे कि इन दोनों के साथ कंबाइन होके क्या मतलब बनेगा इसका। लेमा, lemma is a proven statement which is used to prove other statement। भाई राइटिंग पे ज्यादा गौर मत करना, क्योंकि राइटिंग ऐसी ही है मेरी बचपन से ही। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो चीज मुझे पहले से पता है, जो चीज मुझे पहले से पता है, या जिस चीज को मैं प्रूव कर चुका हूं, बट प्रेजेंट के टाइम में, आज के टाइम में, अभी के वक्त मुझे इस चीज के बारे में पता है। ठीक है, पास्ट में पता नहीं था, पर मैं उसको पता कर चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं ये मुझे क्या है? नोन है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट के बारे में है वो मुझे आज के टाइम में पता है, उसको मैं प्रूव कर चुका हूं। विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। जो चीज मैं पता कर चुका हूं, उस चीज का यूज करके मैं दूसरी चीजों को भी क्या करूं? प्रूव करूं। देखो कई चीजें हैं, मानो एक चीज मैं प्रूव कर चुका हूं और ये चीज मैं अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। रेड वाली चीज मैं प्रूव कर चुका हूं, ब्लैक वाली स्टेटमेंट मैं अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। इस स्टेटमेंट का यूज करो, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसी चीज को लेमा बोला जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है, कुछ लिखा होगा कि ये चीज गिवन है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में आपको कुछ चीज गिवन दे दी, y इज इक्वल्स टू 2। ये मान लो आपको दे दिया गिवन। आपको प्रूव क्या करना है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5।
ये चीज आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का क्या लिखने लगे, सॉल्यूशन लिखने लगे, सॉल्यूशन लिखने लगे सॉल्यूशन लिखने लगे और कुछ सॉल्यूशन आ गया इसका, और सॉल्यूशन मान लो आ गया, लास्ट में कुछ करने के बाद कुछ कैलकुलेशन हुई, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी आपने, और वहां से करने के बाद आपने x की वैल्यू 3 निकाल ली। x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली। क्लियर है यहां तक। y की वैल्यू 2 गिवन थी, x की वैल्यू 3 बाय आपने कैसे भी आपने x की वैल्यू 3 निकाल ली। अब आपने ये चीज पता कर ली, पहले पता नहीं थी, आपने अब इस चीज को पता कर लिया। अब आपने इस चीज को यूज करा और जो गिवन था उसको यूज करा, और आपने x प्लस वाई को क्या कर दिया, 5 के इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि 2 प्लस 3 5। क्लियर है यहां तक। इसी चीज को लेमा बोला जाता है, यही चीज लेमा है। आपने जो चीज पता कर चुके हो, जो चीज अब आपको पता लग चुकी है, उसका यूज करो, इसका यूज करो टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। इस चीज का मैंने यूज करा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, इसे ही बोला जाता है लेमा, इसे ही बोला जाता है लेमा। अब लेमा का मतलब समझ चुके हैं। अब लेमा का मतलब यहां देखते हैं कि यहां क्या बैठेगा। इक्विलिड्स डिवीजन, इक्विलिड्स डिवीजन का मतलब हुआ सिर्फ ये दो स्टेटमेंट। ठीक है, डिवीजन के बारे में ये दो स्टेटमेंट इक्विलिड ने दी थी। इन दो स्टेटमेंट का यूज करो, क्योंकि ये चीज मुझे पता है, मैं इसको पता कर चुका हूं पिछली क्लास में। इन दो स्टेटमेंट का यूज करो टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। इसी चीज को बोला जाता है इक्विलिड्स डिवीजन लेमा। इन दो स्टेटमेंट का क्या करो, यूज करो टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब यहां पर अदर स्टेटमेंट्स क्या है, ये आप क्वेश्चंस के अंदर देखोगे, ये भी फ्यूचर की बात है। ठीक है, ये आने वाली वीडियो की बात है कि वो क्वेश्चंस क्या होंगे। पर याद रखना, जो वो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे। आपको प्रूव करना होगा ये चीज ये होगी, ये ओड नंबर्स है, ये स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी क्वेश्चन प्रूव करने फ्यूचर में, वो बाद की बात है। पर वहां पर उन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए ना हमें इन दो चीजों को यूज करना पड़ता है, और इसी चीज को बोला जाता है इक्विलिड्स डिवीजन लेमा। इन दो चीजों को यूज करो क्वेश्चंस को में जो भी चीज प्रूव करनी है वो करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिड्स डिवीजन लेमा का मतलब। कुछ नहीं था, वापिस से घूम फिर के हम इन्हीं दो स्टेटमेंट में पहुंच गए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इन्हीं दो स्टेटमेंट को यूज करो क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, इसी चीज को बोला जाता है इक्विलिड्स डिवीजन लेमा। तो मैं रब कर रहा हूं, हर चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज हम बिल्कुल छोटी से छोटी भी चीज होगी उसको अच्छे से ही पढ़ेंगे। कोई चीज को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा सिर्फ ऊपर बातों बातों में। देखो, अब हमारे पास इक्विलिड डिवीजन लेमा भी कह चुका है इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। इक्विलिड डिवीजन लेमा का मतलब ही तो यही है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। तो यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जब तक हमें इनके बारे में अच्छे से नहीं पता होगा आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप यदि मैथमेटिशियन अच्छे हो तो अलग बात है, यदि आपको इनके पहले से पता हो तो अलग बात है। यदि आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। या तो आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, रट सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखना होता है, उस क्वेश्चन में वैसा कुछ लिखना होगा, सोल्व कर दो। ठीक है, वैसा तो कर सकते हो आप, पर आप समझ के नहीं कर सकते कि आइडिया खुद नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस को यदि स्टेटमेंट चेंज कर दो, ठीक है, एनसीईआरटी में तो 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, उनको तो रट भी लोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन ही तो रटने हैं। यदि आप क्वेश्चंस को खुद करना चाहते हो ना, कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे दूं, ठीक है, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो आप जो इन टॉपिक पे डिपेंड करता है, यदि उसको आप अपने तरफ से सोल्व कर सकते हो ना, तब मैं कह सकता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है।
और उस कंडीशन में पहुंचने के लिए आपको इन दोनों का पूरा मतलब समझ आना चाहिए कि ये दोनों स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, और वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करने आने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बुक के 3 क्वेश्चन करने आने चाहिए, ऐसा नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए और वो आप कर सको, हमें ऐसा बनाना है कंसेप्ट। पहली स्टेटमेंट ये थी, मैं वापिस से हर वर्ड का मतलब बता देता हूं। ए वर्ड का मतलब है डिविडेंड, यानी कि जो नंबर डिवाइड होगा। बी डिवाइजर, जो नंबर डिवाइड करेगा। क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर, जो नंबर लास्ट में कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। ये होता है सभी का मतलब। ए वो नंबर होगा जो डिवाइड होगा, बी डिवाइजर वो नंबर होगा जो डिवाइड करेगा ए को, क्यू कोशेंट जो भी आएगा, आर रिमाइंडर जो लास्ट में बचा। क्लियर है? ये हो गया पहली स्टेटमेंट का मतलब। दूसरी स्टेटमेंट ये होती है, इन 2 स्टेटमेंट को मैं खोल देता हूं 2 पार्ट्स में। आर इज लेस देन बी, आर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, आर इज ऑलवेज लेस देन बी। आर हमेशा बी से छोटा होगा, बी या बी के बड़ा नहीं हो सकता आर कभी भी। और बी क्या है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। और ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। जो आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा। और इसका मतलब क्या है, बी से छोटा तो है पर कहां तक जाकर छोटा है। आर क्या होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। आर इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0। इस लाइन का मतलब हुआ ये। ठीक है, एग्जाम्पल लो। यदि मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, यदि मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, वो नंबर डिवाइड करने वाला नंबर ए कुछ भी हो सकता है, एन ए नंबर। बी मैंने फिक्स कर दिया 4 है, ए कुछ भी हो सकता है, एन ए नंबर। तो बताओ रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज। इस दोनों कंडीशन से बताओ रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज। बी यदि 4 है, ए कुछ भी हो सकता है, एन ए नंबर 20, 21, 22, 25, 26 कुछ भी हो सकता है, 2000 कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज इन दोनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ बी पे डिपेंड करता है। रिमाइंडर इज लेस देन बी, यानी रिमाइंडर जो होगा वो मेरा 4 से छोटा होगा या 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। 4 से छोटा यानी कि 3, 2, 1, 0। ये मेरी रिमाइंडर की क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ये मेरी रिमाइंडर की क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है, यदि मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करता तो मेरी रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आती, 4, 3, 2, 1 और 0। क्यों? क्योंकि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता।
तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जो दो एग्जाम्पल है इनको मैं बता देता हूं क्या क्यों ऐसी चीज होंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो एक चीज है, वीडियो को लिंक बनाने में ना टाइम लगता है, टॉपिक्स के बीच में लिंक बनाने में टाइम लगता है, वही टाइम हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप ये चीज सोचो कि आप सिर्फ टॉपिक मैंने आपको करवाना हो ना, यदि मुझे बिना लिंक करे टॉपिक्स करवाने हो तो हर टॉपिक एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे से। जब आप चीजों को लिंक बनाने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, टीचर को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि चीजों को लिंक बनाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस चीज को इस चीज से लिंक करवाना है। इंडिविजुअल मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, इंडिविजुअल मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, बहुत आसान है। इस टॉपिक को समझाया, इस टॉपिक को समझाया, और दोनों में एक लिंक पैदा करना है मैंने। ठीक है, कि इस चीज के बाद ये चीज क्यों आई और कैसे आई और क्या लिंक है दोनों में। उस चीज को बनाने में टाइम लगता है और समझाने में और भी ज्यादा टाइम लगता है, आपको समझने में भी टाइम लगेगा। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखो। ठीक है, नहीं समझ आए तो हमें कमेंट करो, हम वापस कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन उस चीज का प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो और बना के। ठीक है, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। क्योंकि वही बात है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, क्योंकि हम आपको यहां पर एक तरह से 2 वे प्रोसेस करवाएंगे आपका। आप हमारे इससे डाउट ले, हम उसका सॉल्यूशन ही भेजेंगे आपको। तो यदि आपको कमेंट में आप बताओ कि हमें चीज ये सर नहीं समझ आई, तो मैं उस चीज की आपको वीडियो ही बना के बताऊंगा कि ये चीज ऐसे होगी। ठीक है, कोई हम इस चीज में शर्माएंगे नहीं, कोई इस चीज में हमारा हम बर्डन फील नहीं करेंगे कि आपको हमने एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड करनी है, उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। देखो ये चीज ऐसे ही क्यों हुई, एग्जाम्पल लो, मैं 43 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं डिवीजन को इस तरीके से लिख दूं, क्या ये दोनों डिवीजन ठीक है? क्या ये दोनों डिवीजन ठीक है? नहीं है ठीक, क्योंकि ये वाली चीज में जो आर मैंने बताया था रिमाइंडर, और मैंने एक चीज बताई थी, जो ये रिमाइंडर है वो एक ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीट डिवाइड ना हो लास्ट में जाकर। ठीक है, आर वो नंबर होगा जो लास्ट में कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पर जो रिमाइंडर है 8, क्या ये 8 नंबर 7 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या आप 8 को 7 से डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली डिवीजन प्रोसेस क्या है? गलत है। क्या ये प्रोसेस ठीक है? क्या ये डिवीजन ठीक है? नहीं है। अब यहां पर 7 जो बचा है रिमाइंडर, वो अभी भी इस 7 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। यदि हो सकता है तो आपको वो पहले करना है। ठीक है, जब तक रिमाइंडर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है तो पहले वो डिवीजन कंप्लीट करो, तब जाकर फाइनलाइज जो डिवीजन होगी वो ठीक होगी। अब ये 7 इस 7 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि ये डिवीजन भी क्या है? गलत है। तो करेक्ट डिवीजन कैसे होती है? 42 7 6 42, रिमाइंडर बचा 0। 43 7 6 42, रिमाइंडर बचा 1। देखो रिमाइंडर 7 जो भी था वो डिवाइड करने के बराबर नहीं हो सकता ना कभी, तभी हमने यहां नहीं लिखा। यदि यहां पे रिमाइंडर 4 हो जाता, यदि यहां पर रिमाइंडर 4 हो जाता तो इसका मतलब क्या होता कि रिमाइंडर अभी भी इस नंबर से डिवाइड हो सकता है। रिमाइंडर अभी भी इस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे एग्जांपल लो, इसी एग्जांपल का ले लेते हैं 44, ठीक है, या 36 ले लो। यदि मैं ऐसे कर देता 32 और यहां पे 4 लिख देता, अब जो रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइड करने वाले के क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या ये 4 अब इस 4 के डिवाइड हो सकता है? अभी भी ये 4 इस 4 से डिवाइड हो सकता है ना, तो यानी ये डिवीजन गलत है। यदि डिवाइड हो सकता है तो पहले डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यानी जो रिमाइंडर 4 था और 4 से ही डिवाइड कर रहे थे, तो ये डिवीजन गलत हो गई
और अब ये डिवीजन हो गई, तो 4 कभी रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। 4 रिमाइंडर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और 8 जो यहां पर 8 था कोशेंट था वो +1 हो जाएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर डिवाइड करने वाले के बराबर या उससे बड़ा होता है, ठीक है, तो वापस रिमाइंडर इधर कन्वर्ट हो जाता है और कोशेंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहां पे देखो, जब रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइड करने वाले के बराबर होती है तो क्या होता है, रिमाइंडर वापस किस में कन्वर्ट हो गया, 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कोशेंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई। यहां पे देखो, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइड करने वाले से ज्यादा थी तो रिमाइंडर कन्वर्ट हो गया 1 के अंदर और कोशेंट की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। तो रिमाइंडर की कभी भी वैल्यू ये नहीं हो सकती जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, या उससे बड़ी नहीं हो सकती कभी। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन मैंने A = BQ + R और सेकंड कंडीशन ये है। और ये याद रखना है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कभी डिवाइड करने वाले से बराबर या उससे कभी बड़ी नहीं हो सकती। यदि हो भी जाएगी ना तो उसका मतलब क्या है कि आपने डिवीजन को गलत करा है और उसको सुधारने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब वापस डिवाइड करोगे आप करेक्ट वे में तो रिमाइंडर की वैल्यू वापस से B से क्या आ जाएगी, छोटी, अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, यदि आपकी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है या बराबर भी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिवीजन को गलत करा है। डिवीजन को गलत करा है तो उसको सुधारिए, करेक्ट कीजिए, और जब उसको करेक्ट करोगे तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक जब आपने करेक्ट डिवीजन करने के बाद ऑटोमेटिक रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइड करने वाले से छोटी आ जाएगी और बस कोशेंट चेंज हो जाएगा। पहले कोशेंट 5 आ रहा था, अब कोशेंट 6 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा और आपका रिमाइंडर बिल्कुल ठीक आ जाएगा और दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? अब मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। मान लो b की वैल्यू है 6। मान लो मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। r की पॉसिबल वैल्यूज बताओ कि r क्या क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और लिख के बताओ क्या होगी। आई होप आपने सारों ने लिख लिया होगा। तो देखो b की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर की कंडीशन ये होती है, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, b से छोटी, और b कितना है 6, तो 6 से छोटी कितनी होगी 5 4 3 2 1 और 0। हम 0 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, और कहां तक बड़ा होगा, b से b तक, तो b से हम नीचे तक आ गए। ठीक है, तो रिमाइंडर की ये क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी। क्लियर है? यदि मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और देता, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज निकालो आप। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालोगे, यहां तो आपने सेकंड कंडीशन को यूज करा, सेकंड प्रॉपर्टी थी जो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, a = b × q + r। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। b कितना है 6, r की वैल्यूज कितनी है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो b को 6 लिख दो, एक बार r की जगह 0 लिख दो, एक बार r की जगह 1, फिर एक बार r की जगह 2, एक बार r की जगह 3, एक बार 4, एक बार 5। तो इस तरीके से करोगे तो मेरे पास a की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 6 × q + 0, 6 × q + 1, 6 × q + 2 + 3
+4 +5। तो ये ए की क्या आ गई मेरे पास, पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो ये मेरे पास ए की क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज आ गई। आपको बी पता है तो आप आर की पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आर की पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली तो आप ए की भी पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ आपको बी पता होना चाहिए और ये बी के वैल्यू से आप आर निकाल सकते हो और ए की पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो। और जो ये बी होगा, जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये बी क्या होगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा, या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तरफ से क्या लगाना होगा, आइडिया लगाना होगा। ये क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा मैं कि आइडिया कैसे लेना है और गिवन में आपको कैसे पता लगेगा कि बी गिवन है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा बी। यदि क्वेश्चन में आपको बी 6 दे रखा है तो सबसे पहले आपने आर निकालना है, आर निकालने के बाद सब फिर आपने क्या निकालना है, ए निकालना है। फिर जो भी क्वेश्चंस में दे रखा होगा फिर वो क्वेश्चंस में करेंगे। तो आपको बी के अकॉर्डिंग आर निकालना है, फिर आर के अकॉर्डिंग आपने ए निकालना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब एक चीज और मैं आपको करवाता हूं, बड़े अब ध्यान से देखना। अब एक अलग सा कंसेप्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यहां तक तो हर कोई टीचर चलो बता भी देता होगा, पर जो अब चीज बताऊंगा वो बहुत बहुत कम टीचर्स बताते हैं आपको। देखो, अब हमेशा जब भी हम ना किसी नंबर को, ए क्या था, ए वो नंबर था जिसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहां पर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से। तो जो यहां पे ये क्यू वर्ड है ना, क्वोशेंट, ये यहां पर कुछ भी हो सकता है, एन ए इंटीजर। क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है, एन ए इंटीजर। और ये क्या होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ए पर। ये डिपेंड किस पे करेगा, ए पर। ठीक है, अब जो क्वोशेंट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ए पर इतना जरूर मैं कह सकता हूं, यदि आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे ना, यदि आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो आप इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके पास सीक्वेंस बनेगी, आपके पास इन्हीं में से कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। इससे बाहर आपका कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। आप किसी भी नंबर को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो आपका वो नंबर का पैटर्न ना कभी इससे बाहर आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। यह चीज मैं प्रूव कर देता हूं। कोई भी नंबर उठा लीजिए, सीक्वेंस 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। मैंने इतने सारे नंबर्स उठा लिए। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा ना तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ मेरा सीक्वेंस बनेगा। देखो, और जो क्वोशेंट है वो कुछ भी हो सकता है, एन ए इंटीजर। ठीक है, आप इस हर नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए और इन्हीं में से कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनेगा। यदि 43 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, और मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं हर डिवीजन को, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं हर डिवीजन को इस तरीके से लिख सकता हूं, और साथ साथ आपकी ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। 43 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 × 7 + 1। देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 44 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 × 7 + 2, इसको करता हूं 6 × 7 + 3, 6 × 7 + 4, 6 × 7 + 5, 6 × 8 + 0, 6 × 7 सॉरी 6 × 8 + 1, फ्लो में निकल जाता है, 6 × 8 + 2 + 3, आपने इतने सारे नंबर्स को 6 से डिवाइड करा। रेड वाले नंबर जो है ये बी है, और मैंने सभी को किस से डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करा। अब आप सभी को ना, जो मैंने सभी रिजल्ट लिखे हैं इस फॉर्म में, इन सभी को इनसे मैच आउट करके देखो, क्या आपको कोई भी सीक्वेंस इनसे बाहर नजर आ रही है आपको। देखो,
जो ये सीक्वेंस है, जो ये वाला पैटर्न है, ये किससे लिंक कर रहा है? 6 इंटू क्यू प्लस 1 से। ये किससे लिंक कर रहे हैं? 6 इंटू क्यू प्लस 2। और ये वाली सीक्वेंस वापिस से ये सीक्वेंस स्टार्ट हो गई, पैटर्न वापिस फॉलो होने लग गया। बस यहां पर कोशेंट की वैल्यू 7 थी, यहां से कोशेंट की वैल्यू 8 स्टार्ट हो गई, फिर थोड़े टाइम बाद कोशेंट की वैल्यू 9 हो जाएगी। तभी तो कह रहा था जो ये नंबर होगा, कोशेंट की वैल्यू होगी, वो ए पे डिपेंड करेगी। क्यों? ए जैसे जैसे चेंज करेगा थोड़े टाइम बाद, वैसे वैसे कोशेंट की वैल्यू भी क्या होगी? धीरे धीरे चेंज होगी। क्यों? 53 में 8 आएगा, जैसे 54 नंबर आएगा तो 6 इंटू 9 हो जाएगा। पहले 6 इंटू 8 चल रहा था, फिर 6 इंटू 9 हो जाएगा, फिर 60 पे जाने के बाद 6 इंटू 10 हो जाएगा। जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होंगी, थोड़े टाइम बाद क्यू की वैल्यू भी चेंज होंगी, और क्यू की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है ऑटोमेटिक, पर पैटर्न यही रहेगा। क्यों? है तो 8 भी एक इंटीजर ही है, तो 7 भी एक इंटीजर ही, घूम फिर के रही तो यही फॉर्म ना। 6 इंटू क्यू मतलब इंटीजर, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 1, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 2, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 3, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 4, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 5, फिर 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 0। ये इंटीजर और ये इंटीजर आपस में चाहे अलग हो, अब यहां पर 7 था, यहां 8 था, ठीक है, यहां पर ये 7 था, यहां पर ये 8 था, है तो दोनों ही इंटीजर ना, है तो दोनों ही इंटीजर, और घूम फिर के फॉर्म तो यही रही ना कुछ। 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 0, 6 इंटू एन ए इंटीजर प्लस 5, ठीक है। तो देखो, आप यदि किसी को 6 से डिवाइड करोगे तो ए की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, यानी जो आप ये नंबर्स है, इनको घूम फिर के आप इन्हीं किसी फॉर्म में लिख सकते हो। कितनी बड़ी चीज है ये, कोई नहीं बताता आपको, सिर्फ ये लिखना तो हर कोई रटवा देगा। देखो, इतना लिखवाना था तो मैं आपको पहली 5 मिनट में कंप्लीट करवा देता, ये कि बी की वैल्यू 6 है, इस कंडीशन पे जाओ, आर की ये पॉसिबल वैल्यूज आप लिख सकते हो। जब आर की वैल्यूज लिख सकते हो तो आप ए की वैल्यूज को भी लिख सकते हो। ये तो आपको हर कोई 2 मिनट में रटवा देगा, इधर ऐसे कोई नहीं आपको समझाएगा, ठीक है। यदि आप किसी नंबर को, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, मैं यदि सभी को 6 से डिवाइड कर रहा हूं और सभी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवीजन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यह मैं आपको बता चुका हूं। यदि मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो घूम फिर के ये सारे के सारे पैटर्न ना इन्हीं में से कुछ ना कुछ बनेगा आपका, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, गारंटी के तौर पे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं इसको रब करूं, और ये याद रखना, जो एक क्यू की वैल्यू होती है ना, यहां पर जो कोशेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होता है, और जो ये इंटीजर होता है वो ए पे डिपेंड करता है साफ साफ, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम बाद 10 भी आएगा, कुछ टाइम बाद 11 भी आएगा, जैसे जैसे ए चेंज करेगा, ठीक है। यदि 42 पे आते, 43 से पहले 42 पे आते तो 6 इंटू 7 प्लस 0, फिर 42 से 41 पर आते तो 6 इंटू 5 हो जाता, 6 इंटू 6 प्लस 5 हो जाता वहां पे, तो वापिस कोशेंट की वैल्यू चेंज हो गई। तो कोशेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ए चेंज करेगी, ठीक है, ये आपको समझना है। कोशेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ए चेंज करेगी। कोशेंट एक इंटीजर होगा, ठीक है, यहां पे भी एक इंटीजर है, ए चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा, पर पैटर्न तो यही रहा ना, 6 इंटू इंटीजर प्लस 0, 6 इंटू इंटीजर प्लस 1, 6 इंटू इंटीजर प्लस 2। कभी भी लास्ट में जाके 6 क्यूब प्लस 6 नहीं होगा, 6 क्यूब प्लस 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और वो घूम फिर के वापिस इन्हीं में से कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो भी आपको प्रूव करूंगा। अब इस चीज को क्या कर लो, रब कर लो, फिर हम आगे करते हैं। आपको इससे बेस्ट तरीके से कहीं और एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत कम जगह बताई जाती हैं, ठीक है। यदि मान लो मैं b की वैल्यू को 4 ले रहा हूं, यदि मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी नंबर को, तो मेरी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है। 4, 5, 6, 7 ये वैल्यूज कभी नहीं हो सकती आर की पॉसिबल वैल्यूज। इसी तरीके से ए की मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज, पैटर्न क्या क्या निकल सकते हैं ए के, यदि ए कुछ भी हो तो पॉसिबल पैटर्न ए के क्या क्या हो सकते हैं? 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 इंटू एन ए इंटीजर, क्यू मतलब
कोशेंट को तो ये मान के चलो ना, एक वेरिएबल मानो कोशेंट, कुछ भी हो सकता है कोशेंट, उसको मानो एन ए इंटीजर। जो ये क्यू होता है ना, ये एन ए इंटीजर होता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ए चेंज करता है वैसे वैसे ये भी चेंज करता है, पर पैटर्न हमेशा क्या रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ पैटर्न रहेगा, इससे बाहर कुछ पैटर्न नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वापिस से कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, अब आप खुद सोल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर आप खुद मैच आउट करके देखो कि इनमें से कोई बाहर से पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इन्हीं में से कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बहुत सारे नंबर, आपको खुद मैच आउट करके देखना है। आप इन सारे नंबर्स का मैच आउट खुद पैटर्न बनाओ। भाई देखो, यदि मैं दे रहा हूं आपको काम, तो आप वीडियो पॉज करके, आपका फर्ज है कि आप काम करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस साथ साथ करोगे हमारे साथ तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि 1 घंटा ही आपको वीडियो देखनी है हर दिन। तो एक स्कूल की तरह आप इसको काम करो, ताकि आपका हर टॉपिक क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। 45 वीडियो पॉज करके आप करो, ठीक है, इतने मैं करता हूं, इतने आप करो साथ साथ। देखो, जो ये मैंने सीक्वेंस लिखी है, इसमें ये सीक्वेंस मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखी, और साथ साथ मैंने ये दोनों कंडीशन क्या करी, सेटिस्फाई करी। ये कंडीशन भी मैंने सेटिस्फाई करी और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करी, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया हर चीज को। जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 4 से। आप इनमें से कोई भी पैटर्न उठाओ, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पाएगा आपका, कोई भी उठा लो। ये वाला पैटर्न इसके साथ लिंक कर रहा है, ये इसके साथ, इसके साथ 4 इंटू एन इंटीजर प्लस 3, 4 इंटू एन इंटीजर प्लस 0, 4 इंटू एन इंटीजर प्लस 1, यहां पे इंटीजर होगा, 4 इंटू एन इंटीजर प्लस 2, 4 इंटू एन इंटीजर प्लस 3, फिर वापिस 0 पे चले गए, फिर वापिस 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, फिर वापिस 0 पे। तो देखो, कितने भी नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर लो, हमेशा यही सीक्वेंस क्या होगी, फॉलो होगी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, क्लियर है यहां तक। अब मैं एक ट्रिकी चीज और करवाता हूं आपको, जो और कोई नहीं करवाता। ठीक है, यदि मान लो, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर रब कर लो। और जो मैं चीज बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाएंगे यहां पर, और हर चीज को अच्छे से समझाया जाएगा, कोई आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिए, आपको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाई जाएगी। जो भी क्वेश्चन लिखा था मैं वापिस से लिख रहा हूं। यदि मान लो मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यदि मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास पॉसिबल आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। तो ए की वैल्यूज क्या हुई, 4 इंटू क्यू प्लस 0, 4 इंटू क्यू प्लस 1, 4 इंटू क्यू प्लस 2, 4 इंटू क्यू प्लस 3, ये हुई। ठीक है, ये वाली आपने वैल्यूज आर की किसके अकॉर्डिंग निकाली, इसके अकॉर्डिंग निकाली। ठीक है, मान लो क्या होता है कि आपको इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं। ठीक है, देखो अब ये कंडीशन को छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, जो आपको मैंने बताया ना क्यू एन इंटीजर होता है, उसी से आप इस कंडीशन पे वापस आ जाओगे। भूल जाओ कि ये कंडीशन आपको पता है, अभी के लिए भूल जाओ कि ये कंडीशन आपको पता है। ठीक है, इस कंडीशन के बारे में भूल जाओ कि आपको पता है। ठीक है, आपके बाय चांस दिमाग से मिस हो गई। जब आपको वो कंडीशन दिमाग से मिस हो गई तो आपको यही नहीं पता कि मेरे को रिमाइंडर कहां तक जाके रुकना है। ठीक है,
जब आपको रिमाइंडर के बारे में कंडीशन ही नहीं पता, सिर्फ आपको डिवीजन के बारे में, इस कंडीशन के बारे में पता है कि मैं किसी नंबर को डिवाइड करूंगा b से, कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, पर रिमाइंडर की कंडीशन आपको भूल गए, आप भूल गए, आपको नहीं पता कि मुझे कहां पर जाकर रिमाइंडर को रोकना है, आप ये भूल गए। तो आप इस तरीके से लिखते चले जाओगे, क्योंकि आपको रिमाइंडर की कंडीशन पता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से रिमाइंडर को आगे बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो ये तो डिवीजन गलत हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइड करने वाले से बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता, पर आप वो कंडीशन भूल गए। ठीक है, पर वो आप कंडीशन क्या हो गए, भूल गए। तब भी जाके ना ये चीज हो सकती है। ठीक, कैसे हो सकती है? यहां तक तो चलो ठीक था, मैं आगे एक एक नंबर को वापस उठाता हूं, क्योंकि मैंने बताया है जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो कोई भी पैटर्न इससे बाहर नहीं आ सकता, और जो ये पैटर्न आए है ना, ये वापिस से इन्हीं में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? 4q + 4, ये वाला जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, इसको कैसे होगा? 4q + 4, इसमें से 4 क्या ले सकते हो, कॉमन, ऐसा कुछ आएगा। और q क्या है, एक इंटीजर है, मैंने बताया था na इंटीजर। जब आप किसी इंटीजर में एक ऐड करोगे, जब आप किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो घूम फिर के एक और इंटीजर आ जाएगा। मान लेते हैं वो इंटीजर m है, तो 4 × m, प्लस में 0 लिख सकता हूं मैं, 4m आ गया ना। मैंने इस चीज को क्या मान लिया, m, और 4m में मैं यदि 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो घूम फिर के ये वाला पैटर्न इसके साथ क्या हो गया, मैच आउट नहीं हो गया। तो देखो, यदि आप ऐसा कुछ करते थे तो मैंने आपको क्या बताया था, जब रिमाइंडर डिवाइड करने वाले के बराबर हो जाता है तो वो घूम फिर के रिमाइंडर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में, और जो क्वोशिएंट होता है उसमें +1 ऐड हो जाता है, जो क्वोशिएंट होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है। देखो हो गया ना यहां से प्रूव। यदि मैं 4q + 5 वाले पैटर्न को देखता हूं, अब मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, +4 + 1 +4 + 1, इसमें से मैं 4 क्या ले सकता हूं, कॉमन, और मैं q + 1 इंटीजर में यदि मैं कुछ एक नंबर ऐड करूं तो घूम फिर के एक और इंटीजर बन जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने बताया m क्या है, एक इंटीजर है, और यहां पे q क्या है, एक इंटीजर, इंटीजर तो इंटीजर ही है, बस सिंबल अलग अलग होगी। तो ये वाला पैटर्न किससे जाके मैच कर रहे हैं, इस वाले के साथ। जब आप 4q + 6 पे आओगे तो 4q + 4 + 2 लिखोगे, इसको +6 को क्या लिखोगे, 4q + 4 + 2, इनमें से 4 कॉमन आएगा, फिर q + 1 ब्रैकेट वाले को आप m मान लोगे तो 4m + 2, तो इसके साथ मैच आउट कर जाएगा। तो आप किसी भी प्रोसेस में आप कहीं तक भी चले जाओ, आप घूम फिर के ना इन्हीं में से कहीं पर आ जाओगे वापिस। आप कितना भी आगे रिमाइंडर को बढ़ा दो, घूम फिर के आप वापिस इन्हीं 4 नंबर्स के 4 पैटर्न पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये ही डिवीजन की बहुत खूबसूरत चीज है जो आपको कोई नहीं बताता। तो आप किसी भी 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आप कितना भी रिमाइंडर रख दो लास्ट में, आप घूम फिर के इन्हीं 4 पैटर्न पे आ जाओगे। ये बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, और जो बच्चा कभी इसकी तरफ गौर ही नहीं करता। ठीक है, मैं वापिस से आज वाली क्लास को थोड़ा रैप सा कर देता हूं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस की तरफ अपना बढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस को कैसे करनी है। हमने 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ा, a = bq + r, और दूसरी प्रॉपर्टी r b से छोटा होगा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। ये 2 प्रॉपर्टीज दिखने में बहुत छोटी हैं, जब डीप में जाएंगे तो इसका मतलब बहुत ज्यादा खुलता चला जाता है, और समझते जाओगे तो बहुत चीजें आपको खूबसूरत दिखती जाएंगी। ठीक है, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को मान लो 4 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो वहां से हम r की पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं, फिर हम वहां से a की भी पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब आप किसी भी नंबर को, कितने भी नंबर्स को 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप उन सभी को एक ही कुछ फिक्स पैटर्न के बीच में ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है आज की क्लास में। यदि आपको आज की क्लास थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में और आपको ये कोई पढ़ाता भी नहीं है,
ये चीज आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है और आप पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार पॉज करके देखो, साथ साथ धीरे धीरे समझ के देखो। यदि आपको कोई वीडियो मतलब कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं फिर उसका कुछ सोल्यूशन आपको बना के भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।